नमस्कार आप सभी का गोल्डन जिके 21 में। तो फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोग के बीच। और आज का हम लोग का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीज़ों को अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, यहाँ पे सारे चीज़ मैं सब कुछ बता दूंगा इजिली। और इम्पोर्टेंट क्या है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सब कुछ बताऊंगा, है ना। तो टॉपिक का ही नाम है श्वसन तंत्र, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, जाहिर सी बात है आपको उसी तरीके से इजिली विथ डायग्राम सब कुछ समझा दूंगा। और बिल्कुल आपको यहाँ से आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ ताकि आगे मैं आपको समझाऊं तो दिक्कत ना हो। देखिएगा, मनुष्य की बात की जाए तो देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिएगा, ब्रीदिंग अलग होता है, सांस लेना अलग प्रक्रिया है, शोषण अलग प्रक्रिया है, दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। सांस लेना सांस छोड़ना ये अलग बात है, लेकिन शोषण अलग बात है ना। हम लोग गैसों का शोषण करते हैं और शोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त होते हैं, आगे बताऊंगा सारी चीजें। तो आपको ये चीज बिल्कुल आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हालांकि मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ कि मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों मतलब कि ऑर्गन के मिला के अपने अंगों से मिलाकर होता है। ये कौन कौन सा अंग है, तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम, ये अंग का नाम है, यहाँ पे नाक है, ग्रसनी है। अच्छा, ये जो ग्रसनी है फेरिक्स जो है, ये ऐसा अंग है जहां से हम लोग भोजन ग्रहण भी करते हैं और सांस का भी ग्रहण करते हैं, सांस भी इसके थ्रू लेते हैं, है ना। ये अंदर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लायरिक्स है, टेटुआ है, यहाँ पे मैं बताऊंगा ये है टेटुआ। ये है आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्रसनी है। ये नाक से हम लोग पहले शुरू हो जाता है हम लोग का शोषण, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप सबको ये ट्राइकिया है, ट्राइकिया ट्राइकिया ये वाला हिस्सा जो है आप देख रहे हैं, ये वाला ट्राइकिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप सबको पता है फेफड़ा में आ जाता है सांस, और फेफड़ा में भी यहाँ पे आपको तीन भाग दिखेगा। पहला जो आपको ये वाला जो दो शाखा, एक शाखा इधर एक शाखा इधर जो गया है, इसका नाम है, आगे मैं बताऊंगा, इसका नाम है ब्रोंकी दोनों का। और इस शाखा के अंदर में छोटे छोटे शाखा होगा, इसका नाम है ब्रोंक्यूल्स। और इसके अंदर जो छोटा छोटा गुच्छा होगा, इसका नाम होगा एल्वियोली। आगे मैं आपको एक दूसरे डायग्राम पे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ पहले, उसके बाद आपको मैं अच्छे से बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को कर लेता हूँ बड़ा, ताकि आप अच्छे से समझ सके और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये बहुत ही आसान टॉपिक है ना। पता नहीं कुछ लोग डिफिकल्ट इसे बना देते हैं, ना, डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है, आप एक बार समझ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं भाई, गैस को, सांस को क्या, अच्छा गैस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन 78% आपको पता होगा, आगे मैं बताऊंगा। नाइट्रोजन लेते हैं। उसके बाद आप सबको पता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। उसके बाद आपको CO2 आपको पता होगा, CO2 लेते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये कितने प्रतिशत लेते हैं अभी आप यहाँ पे छोड़िए गैस के रूप में। तो ये नाक से शुरू हो जाता है, नाक से जैसे शुरू होगा ना, तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा नाक से हम लोग का शोषण प्रक्रिया। उसके बाद कहाँ पे आएगा, तो आएगा पैरिक्स में। पैरिक्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनली अलग होता है, ये ग्रसनी है ना, ग्रसनी है ना, ग्रसनी। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टिटुआ है, इसे कहते हैं हम लोग लैरिक्स, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्वर यंत्री, है ना। तो अभी मैं आपको दिखाया हूं ना, तो ये है, यहाँ पे आएगा सांस। उसके बाद ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप वाला जो दिख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम है ट्राइकिया, है ना, जिसे कहते हैं श्वास नली, है ना। श्वास नली हिंदी में कहते हैं श्वास नली, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इपिग्लोटस है, इसका काम अलग होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इधर श्वास नली भी जाएगा, है ना, और साथ में ग्रस नली भी रहेगा। तो यहीं पे जो है एक तरह से जो है सिपाही का काम करता है ये एपिगोटस। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, अभी आपको थोड़ा सा मैं जो समझाना चाहता हूँ आप उसे समझ लीजिए, ताकि आप गलत ना करें और आप कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इसका नाम क्या है, ये श्वास नली है और इंग्लिश में ट्राइकिया कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं शाखा, एक शाखा इधर गया और एक शाखा इधर गया, है ना। तो इसका नाम है ब्रोंकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है ब्रोंकी, है ना। तो आप कहेंगे ब्रोंकी इसका नाम है ना फ्रेंड्स, ब्रोंकी इसका नाम है।
और इस शाखा के अंदर ये तो बड़ा सा शाखा है ना, और ये तो आप सबको पता है ये फेफड़ा है, हम लोग का फेफड़ा है, लंग्स है, तो 2 लंग्स हमारे अंदर में पाया जाता है ना, ये लंग्स है। तो लंग्स के अंदर में ये जो आप देख रहे हैं, इधर भी शाखा है, इधर भी शाखा है, ये जो शाखा देख रहे हैं, ये सब शाखा जो देख रहे हैं, ये इस तरीके के जो शाखा आपको दिख रहा होगा लंग्स के अंदर में, इसका नाम है ब्रोंकियल। क्या नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रोंकियोल, आधा लॉस है, ब्रोंकियोल्स इसका नाम है, ठीक है। और ये जो आपको गोलाकार ये गोलाकार जो गुच्छा दिख रहा है, तो इसका नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्वियोली इसका नाम है, एल्वियोली है ना, इसका नाम है। और चूंकि अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग का सांस पहुंचेगा, सांस में क्या पहुंचेगा, तो खासतौर पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, और क्या आएगा, तो आपके सर कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना, सांस में लेते हैं, तो यहीं पे बैठा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ब्लड यहीं पे होगा ना, जब यहाँ पे आएगा सांस, तो यहाँ पे जैसे बात है ऑक्सीजन रहेगा, है ना, तो ऑक्सीजन को, और यही यहाँ पे जो ब्लड स्टोर होगा, तो ब्लड में यहीं पे रहता है, ब्लड में Hb रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो जो ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं उसे ले करके, और पूरे शरीर में जहां जहां सेल है, और पूरे आप सबको पता है कि भाई हमारे पूरे शरीर में सेल है ना, हमारे जो शरीर बना है सेल से बना है, कोशिका से बना है, तो कोशिका तक जो है पहुंचाने का काम कौन करेगा, हेमोग्लोबिन। अच्छा, हेमोग्लोबिन है क्या, तो हेमोग्लोबिन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बीपीएससी के एग्जाम में अभी यहाँ पे, तो हेमोग्लोबिन एक तरह का क्या है, तो ये प्रोटीन है ना, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, सभी जगह, मतलब कि सभी कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, दोबारा मैं समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं आपको ये बताने का कोशिश किया हूँ कि ये जो है ना श्वसन की प्रक्रिया, ये शुरू कैसे होता है ना, और ये कहाँ से जो है शुरू होता है और कहाँ पे जाके अंत होता है ना। चलिए, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर शोषण जो है कितने तरह से होगा, तो शोषण की प्रक्रिया 2 तरीके से होगा, एक तो होगा बाह्य शोषण और एक होगा आंतरिक शोषण, है ना। बाह्य शोषण क्या होगा, तो बाह्य का मतलब बाहरी शोषण, है ना, तो हम लोग बाह्य शोषण को कहेंगे भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, और आंतरिक शोषण को क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये दोनों क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक बार और मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, अगर ये अभी जो डायग्राम पे मैं समझा रहा हूँ ना, ये समझ गए, तो भाई आपका लगभग 60% जो है ये टॉपिक आपका कवर ही हो जाएगा, है ना, बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, नाक से जो है हम लोग क्या किए, सांस अंदर लिए, है ना, इसमें क्या क्या होगा, तो आपको पता चल गया, नाइट्रोजन होगा 78%, है ना, ऑक्सीजन होगा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये क्या होगा, तो 0.03% होगा, है ना, इतना होगा, आप सबको पता होगा। तो ये अंदर लेते हैं, नाक से शुरू हो जाएगा, और ये ग्रसनी से, ये फेरिक्स है, मतलब कि ये ग्रसनी है, इससे हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। फेरिक्स से क्या आएगा, लैरिक्स के पास, मतलब कि यहाँ पे स्वर तंत्री के पास, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से ये जो है, इसका नाम है ट्रेकिया, जिसे कहते हैं श्वास नली, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ तक श्वास नली है, श्वास नली से यहाँ पे जाएगा, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो दोनों इधर भी शाखा गया है, इधर भी शाखा गया है, तो इसका नाम है ब्रोंकी, है ना, इसका नाम है, हिंदी में ही लिख देता हूँ, ब्रोंकी, ब्रोंकी नाम है। यहाँ पे ये शाखा तक पहुंच गया सांस, है ना। अब क्या होगा, हम लोग सांस में जो यहाँ पे गैस लिए है, मैं बता रहा हूँ बार बार चिल्ला चिल्ला के, तो अब यहाँ तक पहुंच गया, तो अब क्या करेगा, ये जो आप शाखा देख रहे हैं, अलग अलग शाखा, यहाँ पे ये छोटे छोटे शाखा है, अभी मैं जूम करके बताया हूँ ना, तो ये शाखा में अब जब जाएगा, तो इसका इस शाखा का नाम है क्या, ब्रोंकियल, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रोंकियोल्स नाम है इसका, ओल्स नाम है, ब्रोंकियोल्स। अब यहाँ पे पहुंचेगा तो आपको यहाँ पे गुच्छा दिख रहा होगा, छोटा छोटा गुच्छा दिख रहा होगा ना, और इस गुच्छा ये हर जगह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे इस गुच्छा तक जो जाएगा, तो इस गुच्छा का नाम क्या दिया गया है, यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको दिख रहा होगा, इसका नाम दिया गया है एल्वियोली, इसका नाम है एल्वियोली। अब यहाँ तक जो शोषण की जो प्रक्रिया होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाह्य शोषण, है ना, बाह्य बाह्य शोषण, मतलब कि एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ब्लड होंगे, है ना, अब ब्लड में क्या होगा, Hg होगा, हेमोग्लोबिन होगा। ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ पे O2 को, यहाँ से जाहिर सी बात है O2 को क्या करेगा, उठा लेगा, और ये पहुंचा देगा कहाँ,
कोशिका के पास, सेल के पास, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल है ना। तो वहां पे हर जगह सेल को पहुंचा देगा। और अब यहाँ पे जो शोषण होगा, सेल में फिर से शोषण होगा किसका, ग्लूकोज का, अभी बताऊंगा। तो वो कहलाता है क्या, तो यह आंतरिक शोषण, इंटरनल शोषण कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। और यार बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा ना। चलिए ये तो हम लोग समझ लिए कहाँ से जो है हम लोग सांस अंदर में लेते हैं और शोषण की प्रक्रिया क्या होता है। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब मैं जो लिखा हूं वहां पे लेके चलता हूं ताकि आपको सारे चीजें समझ में आए। और आप सबको ये ऑर्गन भी पता चल गया होगा कि ये क्या है ना। ये वाला हिस्सा क्या है, ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबका नाम भी पता चल गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा पीछे, है ना। अब इस डायग्राम पे जो पहले थे, यहाँ पे आप एक बार मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आए। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ठीक है ना। जो चीज मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, है ना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, अच्छा शोषण का जो मुख्य केंद्र होता है ना भाई, ये पूरा जो नियंत्रण करता है ना, ये जो हम लोग का मस्तिष्क होता है ना, और उसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। ये पूरा प्रक्रिया को देखते रहता है ना। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी आप थोड़ा सा देखिए। तो ये अलग अलग मैं भाग बता दिया, ऑर्गन बता दिया कहाँ से शोषण प्रक्रिया शुरू होगा। और आपको यहाँ पे डायफ्राम का नाम भी सुने होंगे, है ना। ये डायफ्राम है ना। ये डायफ्राम क्या करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं यहाँ से शुरू, मुंह से शुरू हो जाता है और सांस लेते इधर यहाँ तक जो सांस पहुंचता है। अब सांस को जो बाहर छोड़ते हैं ना, तो ये डायफ्राम बहुत ज्यादा काम करता है ना। ये डायफ्राम है ना, ये क्या करता है, ये धक्का मारता है और सांस को बाहर फेंकता है, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, जाहिर सी बात है जो महिलाएं जो है, आपकी बात की जाए महिलाएं की, है ना, वुमेन की। तो अगर प्रेग्नेंट होती है, जब गर्भवती होती है, तो जाहिर सी बात इसका डायफ्राम तो दब जाता है ना। तो कौन काम करता है सांस बाहर छोड़ने में, उसे सहायक कौन सा अंग होता है, उसका सहायक अंग कौन सा होता है। तो ये रिब्स जो आप देख रहे हैं ना, ये भी काम करता है सांस को। जब गर्भवती महिला की बात की जाए तो इसमें ये डायफ्राम जो होता है, यहाँ पे ये जो है डायफ्राम है, ये वाला जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, ये डायफ्राम है। तो ये नीचे दब जाएगा, तब गर्भवती महिला में कौन काम करेगा, सांस को बाहर धकेलने का काम कौन करता है, तो ये रिब्स करता है ना, पसलियां करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बेसिक सी बात है। और ये डायफ्राम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आपको मैं बता दूं डायफ्राम की बात लेके, अगर फ्रैक्चर हो जाता है या टूट फूट जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है, तो भाई आदमी मर जाता है ना। तो भाई अब मान लीजिए सांस ले लिए और सांस को धक्का लगाने वाला कोई होगा ही नहीं, तो बाहर कैसे फेंकेगा, है ना। लेने के लिए तो सांस ले लीजिएगा, लेकिन धक्का लगाने वाला भी होना चाहिए ना, बाहर छोड़ने वाला भी होना चाहिए ना, आपको पता होगा। तो ये डायफ्राम का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो डायफ्राम का काम क्या होगा बता दिया हूँ। ब्रोंकोएल जो होता है मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो छोटे छोटा जो यहाँ पे शाखा है उसे ब्रोंकोएल कहते हैं। और इसके इस शाखा में छोटे छोटे आप गोलाकार गोलाकार जो यहाँ पे लच्छा बना हुआ था, इसे मैंने आपको बताना कि एलिवियोल कहते हैं, है ना, या फिर कहते हैं एलिवियोली। और यहाँ पे ये वाला जो शाखा था, ये दोनों बड़ा वाला शाखा, तो इसे ब्रोंकी कहते हैं। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं भाई, सांस अंदर लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होता है। और यह फेफड़ा, और यह है फेफड़ा, आपको पता होगा। और फेफड़ा के अंदर में भी अलग अलग जो ऑर्गन था मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मैं समझा दिया हूँ। नहीं समझ में आया तो भाई व्हाट्सअप करिएगा, जो लोग पेड ग्रुप में है, तो बता दूंगा कि कहाँ से भाई आपको क्या करना है, ठीक है ना। ये प्रक्रिया तो शुरू हो गया। चलिए अब यहाँ पे मैं वही चीज लिख भी दिया हूँ, ठीक है। जरा सा देखिएगा मैं क्या लिखा हूँ। श्वसन की प्रक्रिया नाक से शुरू होगा, उसके बाद कहाँ पे आएगा, ये ग्रसनी में, फेरिक्स में, लेरिक्स के पास आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेकिया होगा, ये वाला ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया, यहाँ पे श्वास नली, जो ट्रेकिया है यहाँ पे ना श्वास नली। उसके बाद फेफड़ा, ये फेफड़ा है, और फेफड़ा के अंदर में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ब्रोंकी होगा, ब्रोंक्वाइल होगा, सॉरी यार मैं क्या बोला, ये ब्रोंक्यूआइल है, या फिर आप कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकीओल्स है इसका नाम, ओ अदालोस ब्रोंक्यूल्स है ना, ये जो शाखा था। और इसी के अंदर, इसी शाखा के अंतर्गत जो है
यहाँ पे आप देखेंगे गोला गोला कार का जो इस तरीके से लच्छा बना हुआ था, इसका नाम था एल्वियोली, इसका नाम था, ठीक है। और यहीं पे एल्वियोली में ब्लड होता है ना, ब्लड होगा और ब्लड में पाया जाएगा हेमोग्लोबिन Hg, है ना, सॉरी यार Hb होगा, जी नहीं होगा, हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, तो हेमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को उठा के हर जगह पहुंचा देगा, सभी कोशिका को, सेल को पहुंचाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी बात था, आपको पता चल गया है ना। तो मैंने वही चीज लिखा हूँ, फेफड़ा, फेफड़ा के अतिरिक्त जो है ब्रोंकी होगा, ब्रोंक्यूल्स होगा, है ना। डायफ्राम, ये भी काम करता है शोषण प्रक्रिया में, ये सहायक अंग है ना। और जो कोष्ठक पेशिया होता है, यह भी सहायक अंग है शोषण के लिए, वैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, ये बेसिक से बात है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या मैं लिखा हूँ, नाक की बात कीजिए तो नाक जो है शोषण पूछे जाता है कि शोषण अंग, शोषण की बात करें तो शोषण का जो है या फिर शोषण तंत्र का सबसे पहला मार्ग कौन सा है, तो ये नाक होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो प्रथम अंग कौन सा है, ये नाक होगा, ठीक है। और ग्रसनी की बात की जाए, फेरिक्स की बात की जाए तो फेरिक्स जो है ऐसा ऑर्गन है जहां पे पाचन और क्या होगा, शोषण तंत्र दोनों का अंतर्गत ये आती है, क्या, ग्रसनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी यार, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो ग्रसनी के बारे में भी बताया था ना। एक ग्रस नली अलग होता है, ये ग्रसनी है, तो दोनों प्रक्रिया यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये कहाँ पे है, तो ये है फेरिक्स, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फेरिक्स है, मतलब कि ग्रसनी है, क्या है, ग्रसनी है, ठीक है ना। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे क्या देखिएगा, वायु जो है, वायु किससे, तो ग्रसनी से होते हुए श्वास नली मतलब कि ट्रैकिया में पहुंचती है, और श्वास नली वक्ष गुहा में विभाजित होकर, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये श्वास न्यू है, मतलब कि जो ब्रोंकियोस है या फिर ब्रोंकी कह सकते हैं, ये ब्रोंकी जो था, ब्रोंकी है ना, ब्रोंकी, ब्रोंकी कौन था, तो आप कहेंगे सर ये है ब्रोंकी, ये वाला जो शाखा ब्रोंकी में बढ़ जाती है, ब्रोंकी में बढ़ जाएगा, अलग अलग ब्रोंक्यूल्स होगा या फिर ब्रोंक्यूल्स होगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। जो चीज मैं आपको समझाया हूँ वही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ ना, बढ़ जाती है। और प्रत्येक ब्रोंकी में, फेफड़े में, प्रत्येक ब्रोंकी जो है फेफड़े में पहुंचकर क्या करता है, ये श्वास निया मतलब कि ब्रोंक्यूल्स, मैं बताया ना ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकीओल्स है ये, आधा लॉस और ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे लिखा भी हूँ, ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। और इनके अंतिम छोर क्या होता है, वायुकोश, वायुकोश मैंने आपको बताया था ना, वायुकोश सबसे लास्ट वाला जो था, ये वाला हिस्सा मैं थोड़ा सा आपको एक बार और दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था, ये सबसे लास्ट वाला जो गुच्छा गुच्छा टाइप का था, इसका नाम है वायुकोश, इंग्लिश में मैंने आपको बताया, इसका जो नाम था यहाँ पे एल्वियोली है, इसका नाम है ना, एल्वियोली, जिसे हिंदी में वायुकोश कहा जाता है। ये अंतिम क्या है, छोर है। यहाँ पे जैसे ही सांस पहुंचेगा, वायु पहुंचेगा, है ना, वायु पहुंचेगा, तो यहीं पे जैसे बात है ब्लड रहता है, ब्लड में रहता है Hg, यार मैं क्या बोल रहा हूँ Hg बार बार, Hb मतलब कि हेमोग्लोबिन रहता है। और हेमोग्लोबिन क्या करेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन को कहाँ पे करेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो वो करेगा सभी सेल को पहुंचाएगा। और जब सेल जिंदा है तो हम जिंदा है, अगर सेल मर जाएंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे, है ना। ये सेल, हमारे शरीर जो है ये सेल पे ही निर्भर है, हम लोग खाना खाते हैं तो वो सारे सब कुछ वो सेल के लिए करते हैं ना। तो सेल टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत जल्द आप लोगों का, तो आप लोग निश्चित रहिए, मैं थोड़ा सा इसे कवर कर लेता हूँ, उसके बाद सेल भी पढ़ाऊंगा बहुत जल्द। तो ये कुछ बेसिक बातें था, है ना। तो ये जो है, जो वायु कोश था जिसका नाम था एल्वियोली, ये जो है सांस लेता है तो इसका अंतिम छोर कहाँ पे खुलेगा, तो वायु कोश में, एल्वियोली में खुलता है। और यहाँ से फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा, तो हेमोग्लोबिन करेगा, हर जगह पहुंचाएगा, है ना। और जो बाकी जो चीज है, जैसे हालांकि ये प्रक्रिया आगे मैं बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग का जो है वायु आएगा, है ना, वायु यहाँ पे आएगा, ये वायु कोश में मतलब कि एल्वियोली में, तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन तो रहता ही है ना, Hb तो रहता ही रहता है, साथ में O2 मिलेगा, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, HbO2 बनेगा। और ये ले जाएगा कहाँ पे, सेल में, कोशिका को देगा, है ना। और यहाँ से फिर क्या करेगा,
यहाँ पे फिर से ये टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ पे क्या, तो आप कहेंगे सर CO2 को बाहर रिलीज कर देगा, यहीं पे छोड़ेगा, कहाँ पे, तो एल्वियोली में, और ये धक्का लगाएगा, यहाँ से धक्का लगाएगा, ये एल्वियोली यहाँ से धक्का लगाएगा और डायरेक्ट इसे CO2 को बाहर फिर से निकालेगा। ये प्रक्रिया है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि भी आपको सारी चीज समझ में आ जाए, और आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या होता है ना कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, तो उन्हें समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है। कोई बात नहीं होगा, मैं एक ही चीज को बार बार बताऊंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक वायुकोश का मतलब क्या होगा, ये वाला हिस्सा, मैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ये वाला हिस्सा जो था वायुकोश था, है ना, ये वाला जो इन्हें गुच्छा टाइप का बताया था यहाँ पे, ये है वायुकोश। वायुकोश जैसे इंग्लिश में का बताया था ना, एल्वियोली इसका नाम है ना, एल्वियोली नाम है, इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जरा से देखिएगा, तो प्रत्येक वायुकोश फेफड़ों की, ध्यान रखना ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अच्छा क्यों बोला जाता है, तो ये जो जाहिर सी बात है, हम लोग नाक से जो है वायु को लिए थे अंदर, और ये कहाँ तक आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो फाइनली जो गुच्छा बना हुआ था, ये वाला जो गुच्छा था ना यहाँ पे फेफड़ा के अंदर है, बताया था ना यार, ये वाला, ये फेफड़ा के अंदर ही रहता है, सॉरी, इस तरीके से फेफड़ा के अंदर रहता है, तो ये वाला गुच्छा तक आएगा यहाँ पे वायु, और यहाँ पे क्या क्रिया होगा, तो यहाँ पे ब्लड होता है, और ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा, हेमोग्लोबिन लेके जाएगा कहाँ तक, कोशिका तक। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो लेके गया, यहाँ पे O2 को लेके चला गया, और उधर से लेके क्या आया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे CO2 को लेके आया, तो दोनों काम करेगा। तो देखिएगा संरचनात्मक काम भी करता है और क्रियात्मक काम करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा शब्दों को, है ना। तो चीजों को लिंक करके पढ़िएगा तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और ये चीज समझ में आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे वायुकोश है, इसका नाम है एल्वियोली, इसका नाम है। कई बार जो है आपको एल्वियोली हिंदी में लिख के दे देगा आपके ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। और मैं चीजों को बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं फेफड़े के बारे में थोड़ा सा समझिए। फेफड़ा क्या आकार की बात की जाए, जो चीज मैं वहां पे बताया हूँ वो चीज मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिएगा फेफड़ा की बात की जाए तो ये जो है वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा क्या, ये वाला, ये है वक्ष गुहा, है ना। यहाँ पे जो है क्या कहता है, तो फेफड़ा के वक्ष गुहा में, है ना। अच्छा फेफड़ा जो है कहता है कि वक्ष गुहा में दोनों तरफ, ये है वक्ष गुहा, सॉरी, ये वाला जो है ना यहाँ पे दोनों तरफ है, इधर भी फेफड़ा है, इधर भी फेफड़ा है। तो स्पंजी, गुलाबी और लगभग शंकुआकार फेफड़ा पाया जाता है वक्ष गुहा में, ये लिखा हुआ है जो मैं बता दिया हूँ पहले। और बाएं फेफड़े की अवतली खांच में क्या होता है, ये बाएं, ध्यान रखना, ये जो बाएं होता है ना, ये बाएं, इसका जो अवतली खांच है, इसमें हृदय का खांच है, ये है ना, ये जो हृदय का खांच है, और इसी में क्या होता है, तो हृदय पाया जाता है ना। हम लोग का जो लीवर था, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लीवर के बारे में, इसी खांच में पाया जाता है लीवर। अच्छा मैं अगले वाला डायग्राम पे दिखाता हूँ कहाँ पे लीवर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ना यकृत, थोड़ा सा मैं और इसे क्या करता हूँ, जूम करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं चाहता हूं कि जो लिखा हूं आपको समझ में आए सब कुछ। यहाँ पे ना लीवर, यकृत, यहाँ पे देख सकते हैं, यही है लीवर, ये लीवर है, इसी खांच के बारे में इसी खांच का जो है यहाँ पे चर्चा हो रही है ना। चलिए तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसमें लीवर स्थित रहता है, कहाँ रहता है, ये चीज पता चली, हालांकि ये पूछ ही नहीं रहता, मैं समझ के लिए लिख भी दिया हूँ। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VBA कर लीजिए, VBA कर लीजिए इसे फ्रेंड्स, इतने बार क्वेश्चन पूछे गए कि मत पूछिए, है ना। और आपको मैं सब कुछ विद डायग्राम समझा रहा हूँ, देख लीजिए। अब कहता है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त, VBA कर लीजिए, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जाम में। फेफड़ों तक, हालांकि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पढ़ाऊंगा वहां पे भी, लेकिन अभी भी यहाँ पे समझ लीजिए। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, तो यह जो है फुसफुस, ये धमनी है, फुसफुस सीरा अलग होगा, ये फुसफुस अटरी है, वेंस अलग होगा। तो ये फुसफुस धमनी क्या करता है, यह फेफड़ों तक
लंग्स तक, लंग्स मैंने आपको बताया ना लंग्स कहाँ पे है भाई, ये है लंग्स, ये जो हमारा फेफड़ा है यहाँ तक जो है ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन लेके जाएगा, तो फुसफुस धमनी लेके जाएगा, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इंग्लिश में से कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में फुसफुस धमनी। ये क्या करेगा, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि फेफड़ों तक जो है अशुद्ध रक्त लेके जाएगा, है ना, पहुंचाता है, ध्यान रखना। और मानव शरीर का एकमात्र यह धमनी है, या फिर कह सकते हैं यह मानव शरीर का यह एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। पीपीए कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर शुद्ध, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई शुद्ध जो रक्त है फेफड़े में, शुद्ध रक्त जो है कौन लेके जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। तो फेफड़े द्वारा जो है फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त जो है, या फिर कह सकते हैं कि फेफड़े द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये यहाँ पे भी फुसफुस है और यहाँ पे वो तो धमनी था और ये शीरा है, ध्यान रखिएगा ये है शीरा, वेन है ना। तो ये जो है फुसफुस शीरा जो है ये क्या करता है, तो ये जो बाएं मतलब कि जो लेफ्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है, पहुंचाता है। बीबीए कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मानव शरीर का एकमात्र शीरा है जिसमें शुद्ध रक्त मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त जो है बहता है, किसमें, तो फुसफुस शीरा में। बीबीए कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम का मैंने काम बता दिया कि ये भाई डायफ्राम कहाँ पे होता है, मैं बताया ना कि इस तरीके से डायफ्राम का सिंबल होता है ना। तो डायफ्राम की उपस्थिति क्या होता है, स्तनधारियों को मूलभूत लक्षण है, डायरेक्ट सी बात है, स्तनधारियों में डायफ्राम पाया जाएगा, है ना। और डायफ्राम का काम क्या होगा, ये लगभग 60 to 70% जो है हवा को क्या करेगा, बाहर छोड़ने में, धक्का लगाने का काम करता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है डायफ्राम, ठीक है। चलिए, अब यहां से शुरू होता है शोषण, रेस्पिरेशन। अब इसे समझिएगा, मैंने आपको बता दिया कि बाह्य मतलब कि श्वसन तंत्र जो है, आपको कुछ लोग बताएंगे 3 चरणों में होगा, मैं आपको बताया कि 2 चरणों में होगा, है ना। 2 चरणों में कौन सा होगा, एक मतलब कि बाह्य श्वसन होगा, एक मतलब कि आंतरिक, और एक बाह्य मतलब कि एक्सटर्नल होगा, है ना, और एक इंटरनल होगा मतलब कि एक एक्सटर्नल होगा मतलब कि बाह्य शोषण होगा, बाह्य शोषण होगा, और एक इंटरनल होगा मतलब कि आंतरिक शोषण होगा, है ना, आंतरिक शोषण होगा। तो आंतरिक शोषण कब से शुरू हो जाता है, तो मैंने आपको बताया ना, जब शेल में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो वो ये मतलब कि इंटरनल जो है रेस्पिरेशन में ये काम होगा, वो सेल में होता है, और सेल में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, अभी आप इतना समझिए, कंफ्यूज एक ही बार मत होइए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे शोषण की बात की जाए तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि शोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, मतलब ऊर्जा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। रिपीट कर रहा हूँ, शोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, वही होता है उत्पादन, आदान प्रदान या उत्पादन होता है। और इस प्रक्रिया में सामान्य स्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज का, रिपीट कर दे रहा हूं, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। बीबीए पॉइंट कर लीजिए, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी कारण जो है ग्लूकोज की बात की तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ऑप्शन में रहता है कि इनमें से किसे जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है ना, क्योंकि ग्लूकोज को की बात की जाए तो जो इंटरनल जो है एक्सप्रेशन होगा, और यार एक्सप्रेशन में बोल रहा हूँ, रेस्पिरेशन होगा, ये सब ग्लूकोज में होगा, और ग्लूकोज से जो है ऊर्जा प्राप्त होगा किसमें, तो एटीपी के फॉर्म में, है ना, एटीपी के फॉर्म में। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में जो है ऊर्जा कहाँ पे प्राप्त होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाता है ना, सेल में होता है। चलिए, सेल में ही सेल का ही कोशिकांग है, सेल का ही एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होगा कोशिका का भाग है,
उसी में होता है, ठीक है। अब शोषण की प्रक्रिया आप सबको बताया, क्वेश्चन कई बार यहाँ से, हालांकि ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे गए, तो ये जीव जंतु और पेड़ पौधों सभी में शोषण की प्रक्रिया होगा, मतलब कि जिसमें ऑर्गन है, सॉरी है, मतलब कि जो सजीव है ऐसे बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे उसमें शोषण होगा, ठीक है। शोषण क्रिया शोषण क्रिया का जो है निम्न समीकरण है, या फिर निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहता है। देखिएगा इसमें होगा क्या, ये ग्लूकोज जो है, ये आप यहाँ पे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बोलिए चाहे ग्लूकोज बोलिए, है ना, ये जो ग्लूकोज जो है ये किसका फॉर्मेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेट है, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्या है इसमें देखिएगा, जो आपका जो शोषण होता है, और मैंने आपको बताया ना, ये शोषण जो है एक तरह से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। शोषण क्या करता है भाई, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो ग्लूकोज तक जो हम प्रक्रिया किए थे, ये हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे वहां, अब ये प्रक्रिया करके हम लोग किसको भेजते हैं भाई, सेल को भेजते हैं, कोशिका को भेजते हैं। कोशिका को भी भोजन चाहिए ना, तो चूंकि कोशिका जो भोजन करते हैं तो ये ग्लूकोज के फॉर्मेट में करते हैं, है ना। तो अभी आप इतना समझिए, तो यहाँ पे देखिएगा एक ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फार्मूला भी है, आप मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, ठीक ना। C6H12 और O6 है, ये प्लस है, और ऑक्सीजन है, ये 6 जो आप देखना 6O2 है ये, तो ये 6 मॉलिक्यूल है, मतलब कि 6 अणु है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भी, तो ये प्लस है यहाँ पे, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, तो ये बनाता है, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 6 CO2, ये दोनों मिलके, ये टूटने के बाद दोनों मिलेगा, तो ये टूटने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, तो 6 मॉलिक्यूल जो है इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का, और साथ में जो ऊर्जा जो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राप्त होता है कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 673 ये कैलोरी की ऊर्जा जो है विमुक्त होता है। और ये जो है, अब यही जो प्रक्रिया अगर देखा जाए सेल में होगा, तो ये ऊर्जा जो ये फॉर्मेट नहीं कहा जाए, ये जो स्टोर होगा, तो ये एटीपी के फॉर्म में ना, एटीपी के फॉर्म में, और ये सेल में जो है ये स्टोर होके रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होगा, तो ये प्रक्रिया होता है, आप कहेंगे इंटरनल रिस्पिरेशन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोशिका में, ठीक है। चलिए अब आपको ये चीज भी समझ में आ गई, ये समीकरण क्या था। अब देखिए वातावरण से ली गई वायु, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हम लोग जो है अंदर जो सांस में लेते हैं, जो सांस लेते हैं, हवा जो अंदर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा ऑक्सीजन 21% लेते हैं, तो यहाँ पे ली गई वायु में ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे कितना, तो 0.03, यहाँ पे 0.03 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 0.3 इतना प्रतिशत नए के बराबर में। और नाइट्रोजन जो है जितना लेते हैं उतना रिलीज कर देते हैं, तो आप 78.09 है ना, 78.09% लेते हैं। अब अगर नाक से छोड़ी गई सांस में क्या लेते हैं हम, रिलीज किसको करते हैं, तो देखिएगा ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 4% अंदर में रख लेते हैं, और ये जो है हम लोग किस रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसे रिलीज करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं कितना, 17%, कई जगह आपको 16 रहेगा, है ना, कई जगह आपको ये लिखा रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे मैं 21% लिखा हुआ, लेकिन अभी जो है एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है, पहले 20 था अब 21 कर दिया गया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये है, तो कई जगह आपको 16 दिखेगा और वहां पे 20 दिखेगा, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 4% रिलीज करते हैं, और नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे मैं 0.09 भी नहीं लिखा हूँ, ये जितना देखिए नाइट्रोजन जो है ना, आप पूछे जाते हैं ऐसा कौन सा गैस जो है हम लोग जितना लेते हैं वायु के सांस में उतना छोड़ देते हैं, तो ये इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसका, तो नाइट्रोजन का, है ना। नाइट्रोजन जितना लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हूँ सबसे लास्ट में, तो नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना रिलीज कर देते हैं, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो गलती नहीं करना है, ऐसा नहीं कि भाई आप जल्दी के चक्कर में गलती कर दे, ठीक है, थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखेंगे,
चलिए बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ये सारे चीज हम लोग कवर कर ले। देखिएगा सांस द्वारा लगभग कितना, तो ये 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा शोषण की दर वयस्क मनुष्य में भी, ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। तो शोषण की दर मनुष्य में 12 से 15 बार प्रति मिनट, और शिशुओं में, अगर बच्चे की बात की जाए, शिशुओं में बात की जाए, तो ये 44 बार प्रति मिनट होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक ना। शोषण पूर्ण, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ कि शोषण प्रक्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में? तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फेफड़ा को देखिएगा फेफड़ों के, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य जो है किससे सांस लेते हैं, तो भाई हम लोग फेफड़ा से, है ना, लंग्स से। अब यहाँ पे मेढक के बारे में पूछ लिया जाता है ना, मेढक जो है, तो मेढक की बात की, देखिए मेढक जब जमीन पे रहेगा तो ये भी लंग से लेगा, है ना, फेफड़ा से सांस लेगा। और ये जो इसका जो आकार होगा ये छोटा होगा, मतलब कि मेढक की बात की, यहाँ पे लिख देता हूँ मेढक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मेढक की बात करें तो ये जो बड़ा होगा, है ना, या फिर आप कहेंगे जमीन पे होगा, है ना, भूमि पे होगा, तो यह जो है फेफड़ा से ही सांस लेता है। अगर ये छोटा अवस्था में रहेगा, एकदम छोटा अवस्था में, मछली के जैसा आपको दिखेगा एकदम छोटा छोटा, तो ये लेता है गिल से। मछली किससे लेता है सांस? आप कहेंगे सर गिल्स से, है ना, तो ये भी क्या करेगा, गिल से ही सांस लेगा। अगर छोटा रहेगा, बच्चा रहेगा, बचपन अवस्था में रहेगा। तो अगर पानी के अंदर में रहेगा, है ना, मिट्टी के अंदर में रहेगा, स्किन से सांस लेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सारे चीज और मेंशन कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अच्छा कहाँ तक मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ तक ना। अब यहाँ पे देखिए फेफड़े की बात की, तो फेफड़ों की मैं इरेज कर लेता हूँ ये सब का, ताकि जो ये उधर उधर का चीज है आपको ना दिखे। देखिएगा फेफड़ों के यहाँ पे एल्वियोली है, फेफड़ों के एल्वियोली कौन सा भाग था, मैं आपको बताया हूँ ना। तो एल्वियोली में बाहर से ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन तथा एल्वियोली के ऊपर मौजूद कोशिका नहीं है, केशिकाओं मतलब कि कैपिलरीज है। कैपिलरीज में प्रवाहित अशुद्ध रक्त, ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त में उपस्थित CO2 मतलब कि CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण झिल्ली द्वारा होने वाला आदान प्रदान गैस क्या होता है, तो इसे कहते हैं भाई यह नियमित, अच्छा विनियमित कहलाता है। ठीक है यार, एक्सचेंज होना चाहिए यार, एक्सचेंज होगा। अच्छा ओ हो सॉरी मैंने गलत पढ़ा हूँ, है ना। इसमें लिखा हुआ है विनिमय, लिखा भी हुआ है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज, है ना, वो एक्सचेंज कहलाता है, ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज। अच्छा ये छोटी सी बात है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ और हो जाता है यार, क्या पढ़ने मैं थोड़ा सा एक बार और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है मैंने आपको एक कहानी बताया था ना इससे पहले, भाई आप चाहे तो स्पीड करके देख सकते हैं। मैं आज स्लो से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डाउट था, है ना। सबसे लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया ना कि हम लोग नाक से क्या करते हैं भाई, नाक से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, ये अलग अलग भाग है। और यहाँ पे ये जो दो भाग था, ये वाला हिस्सा आपको मैंने बताया था, इसका नाम था ब्रोंकी। इसका नाम क्या था, तो ब्रोंकी नाम था इसका, ब्रोंकी। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पे छोटे छोटे शाखा थे, है ना, ये छोटे छोटे शाखा दोनों तरफ होगा, सेम होगा दोनों तरफ, इधर भी सेम होगा, है ना। तो इस शाखा का नाम था ब्रोंक्यूल, ब्रोंकीओल्स इसका नाम था, है ना। और ये जो शाखा आपको दिख रहा था यहाँ पे गोला गोलाकार था, गुच्छा टाइप का, इसका नाम था क्या, तो आप कहेंगे इसका नाम था एल्वियोली, इसका नाम था, है ना। और मैंने आपको बताया ना कि ये इसका सबसे लास्ट पोजीशन था, और यहाँ पे Hb रहेगा, हेमोग्लोबिन रहेगा। और ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाएगा, सेल तक पहुंचाएगा, कोशिका तक पहुंचाएगा, और क्या करेगा, और सेल तक पहुंचा देगा, मतलब ऑक्सीजन को तो सभी सेल तक पहुंचा देगा। और जो आप सबको यहाँ पे मैं लिख के बताया हूँ, जो बताने का यहाँ पे कोशिश किया हूँ, है ना, कहाँ चला गया ये, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या का मतलब होगा, यहाँ पे CO2, है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है यही काम करेगा फेंकने का। तो मतलब कि एक्सचेंज का काम क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम वही करता है ना। इसका नाम क्या है भाई, तो आप कहेंगे ये इसका नाम है क्या नाम है, एल्वियोली, जिसे हिंदी में कहेंगे तो आप कहेंगे सर वायुकोश। एल्वियोली को हिंदी में वायुकोश कहते हैं भाई, नाम ही है आपका वायुकोश। मतलब कि ये एक्सचेंज करने का काम करेगा, मतलब कि विनिमय करने का काम करेगा। तो भी ये पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, है ना। कहाँ पे, फेफड़ा में, फेफड़ा में लंग्स में, है ना। लंग्स में कौन ये काम करेगा, मतलब कि एक्सचेंज करने का काम, मतलब कि विनिमय करने का काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे ये काम करता है एल्वियोली, है ना। मैं लिख दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा सेल तक, और मतलब कि आप सबको पता होगा यहाँ पे हेमोग्लोबिन होगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आएगा, और ये प्रक्रिया सब का यहाँ पे संपन्न होगा। आदान प्रदान कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे एल्वियोली में, है ना। तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा ना। तो ऑक्सीजन को ये सेल तक पहुंचा देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, तो ये बाहर यहाँ से फेंक देगा, है ना, धक्का लगा के। तो छोटे से बात मैं बता दिया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, और आपके एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आप गलत ना करें। देखिए गैस का जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस का विनिमय, तो इसका जो गैस का जो एक्सचेंज होता है ना, मतलब कि विनिमय होता है, विनिमय होता है किसके द्वारा, तो ये विशरण, ये विशरण विधि के द्वारा होता है। भी ये पॉइंट कर लीजिए, क्वेश्चन हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक ना। एक एक पॉइंट में यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन, यहाँ पे देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो इस पॉइंट को समझिएगा, इस समीकरण को भी देखिएगा, हो सकता है आपको, हालांकि है तो बेसिक चीजें, अगर आपको तरीका पता नहीं है तो आप यहाँ पे गलत करेंगे, बुक में वही चीज लिखा रहता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिएगा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन मैंने आपको बताया ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर हेमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, है ना। हेमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है, और हेमोग्लोबिन का ब्लड में काम क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस के रूप में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं भाई, हमें सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं ना। और जाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी फिर से बता रहा हूँ, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हेमोग्लोबिन है, और ये O2 है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ से आया था, तो भाई हम लोग सांस में लिए थे, तो दोनों मिलके, अब यहाँ पे ये दोनों मिलके कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा सेल के पास, है ना, सेल के पास जाएगा, कोशिका के पास जाएगा। कोशिका क्या करेगा, यहाँ पे O2 को ले लेगा, O2 को ले लेगा, और जो आप सबको पता है अशुद्ध जो रक्त था, जो आप कहेंगे CO2, है ना, तो अब CO2 को क्या करेगा, तो यहाँ पे इसके साथ में ही छोड़ देगा, और फिर से क्या करेगा, ये हेमोग्लोबिन CO2 को लेके आएगा, और कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर एल्वियोली में के पास लाके रख देगा, और एल्वियोली क्या करेगा, उसे बाहर फेंक देगा। बस यही काम है, और यही समीकरण भी है, ठीक ना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं घबराना है, ठीक ना। तो ये हेमोग्लोबिन ब्लड में ही रहता है, कहाँ पे रहेगा, तो एल्वियोली के पास रहेगा, और यहाँ पे उधर से जो है हम लोग सांस में जो लिए हैं, ये उधर से आएगा, दोनों मिल जाएगा, मिलने के बाद ये जाएगा सेल तक, सेल में O2 को छोड़ देगा, बाकी जो अशुद्ध रक्त था, फिर कह सकते हैं कि भाई अशुद्ध ब्लड था, वो फिर से रिटर्न आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसे विमुक्त कर दिया जाएगा, मतलब कि बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बेसिक से बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य में शोषण रंजक की बात की जाए, रिस्पिरेशन ऑफ पिगमेंट्स की बात की जाए, तो ये होता है हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने एक मतलब कि 2 सेकंड लगा पढ़ दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। कहता है क्वेश्चन में, मनुष्य में शोषण रंजक, मनुष्य में शोषण रंजक की बात की जाए, शोषण पिगमेंट्स की रिस्पिरेटरी पिगमेंट की बात की जाए, तो यह हेमोग्लोबिन होता है इसका, है ना। मैंने आपको बताया ना कि हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन में जाके हेमोग्लोबिन जो है यहाँ पे सेल में जाके, और ये जो ऊर्जा जो फाइनल तरीके से जो स्टोर होता है, ये एटीपी के फॉर्मेट में। अच्छा, कई बार एटीपी का जो है फुल फॉर्म भी पूछ ले जाता है, तो इसका होता है एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है भाई,
टीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे देखिएगा डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन का जो रंग होता है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अशुद्ध। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब अशुद्ध रक्त होगा ना। अशुद्ध रक्त का जो रंग होता है ये बैगनी, ध्यान रखिएगा, ये बैगनी रंग का होता है, ये वायलेट कलर का होता है। जबकि और जो शुद्ध रक्त होता है ना, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है मतलब कि ऑक्सीजनेटेड या फिर कह सकते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात की जाए, है ना, तो इसका जो रंग होता है यह लाल और ये चमकदार लाल होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते देखिएगा। और यही कारण होता है कि ऑक्सीकृत ऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सी हेमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त की बात की तो चमकीला लाल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तथा अशुद्ध रक्त जो होता है ये बैगनी रंग का होता है ना, ये बैगनी कलर का होता है। देखिएगा एक समान मनुष्य में हेमोग्लोबिन की मात्रा औसतन विभिन्न पॉइंट है कितना, तो ये 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होती है। विभिन्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई जगह आपको प्रति जो है 20 ग्राम प्रति आपको 120 मिली रक्त के बराबर में लिखा रहता है, जो कि वहाँ पे मुझे लगता है कुछ एग्जाम में मैंने देखा था, वहाँ पे मैं था और आंसर भी उसे सही माना था। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव देखिएगा। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कीजिए ना, सीओ की बात कीजिए ना यार। अब ये हेमोग्लोबिन का चक्कर इसके साथ कुछ ज्यादा ही है ना। हेमोग्लोबिन जो है ना, Hb जो है, अगर ये आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को रख दिया जाए, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ उसका कहानी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये है हेमोग्लोबिन, है ना, जाहिर सी बात है ये हेमोग्लोबिन ये है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है O2 ऑक्सीजन है। तो ये इसका अट्रैक्शन ना खराब लोगों के साथ ज्यादा है, ये खराब है, जाहिर सी बात हमारे शरीर में ये जाएगा तो ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो फायदा पहुंचाएगा इसके साथ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर इसको देखेगा तो CO को देखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये जो हेमोग्लोबिन है अगर ये देखता है तो ये इसके तरफ अट्रैक्शन जो है ना कितना गुना ज्यादा, तो इसके कंपेयर में O2 के कंपेयर में 250 गुना, लगभग 250 गुना अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे खास तौर पे यार ठंडी के मौसम में कि हम लोग क्या करते हैं, गांव घर में आप देखे होंगे तो ने आग जलाते हैं ना, उसमें धुआं जो निकलता है, तो उसमें धुआं में क्या रहता है, तो आप कहेंगे सर CO रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। तो वो जल्दी आप देखेंगे तो वो जल्दी क्या करते हैं, सांस के अंदर ले लेते हैं, ये खींच लेता है। ये खींचने का काम कौन करेगा, हेमोग्लोबिन करेगा। और यही कारण होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसके कंपेयर में CO के प्रति हेमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक है। विभिन्न पॉइंट में लिखा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं लिख भी दिया हूँ और समझा भी दिया हूँ। तो वही से मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO एक अत्यंत जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, और ऑक्सीजन, CO और हेमोग्लोबिन, है ना, मतलब कि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन, ये तीनों का क्या खेल है, तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे CO की उपस्थिति में हेमोग्लोबिन इससे अभिक्रिया कर लेता है और जिससे इसकी O2 को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। जाहिर सी बात है यार, O2 की क्षमता कम ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये जहरीली गैस अंदर जाएगा तो वो उतना उसके पास क्षमता ही नहीं रहेगा कि भाई हम लोग CO2 को, सॉरी O2 को ले, ऑक्सीजन को ले, CO को पहले से ले लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ठीक है, ये बेसिक सी बात है, वैसे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। अब कुछ चीजें और देख लीजिए यहाँ पे, देखिएगा रक्त में O2 को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। 2 बार लिख दूं क्या, अच्छा 2 बार लिख दे, कोई बात नहीं। फलस्वरूप रक्त में क्या होता है, O2 की कमी आ जाने के कारण क्या होता है, मस्तिष्क जो है ना अवचेतन, अवचेतन का मतलब होगा कि सबकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कि सबकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है, अवचेतन अवस्था में चला जाता है। और लंबे समय तक अवचेतन अवस्था में क्या होता है भाई, लोगों का मृत्यु का कारण भी बन जाता है। ये बेसिक से बात है ना। तो जैसे बात है यार, अगर हम लोग यहाँ पे CO ले लेंगे तो भाई O2 को लेने का यहाँ पे क्षमता ही नहीं रह जाता है।
और इसी कारण से हम लोग का मस्तिष्क क्या होता है, अवचेतन अवस्था में चला जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है भाई, तो सब कॉन्शियस हो जाता है ना। तो ये बेसिक से बात है, आपको पता होगा। अब अगला पॉइंट देखिएगा, ऊंचाई एवं शोषण। अब ऊंचाई पे किस तरीके से शोषण होगा, और ये क्वेश्चन भिविया कर लीजिए क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको खटाखट सब बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जैसे जैसे ऊंचाई, क्या कहता है भाई क्वेश्चन में कि भाई जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, और इसी कारण रक्त में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, तो हाई, जिसे कहा जाता है कि हाइपोक्सिया। ठीक है, थोड़ा सा बीबीए कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं ये बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, और इसी कारण रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं मतलब कि हाइपोक्सिया। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए बीपीएससी का मैं बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकता है स्टेटमेंट दे के। ठीक है ना, रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देखो, ऊंचाई पर रक्त में, अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं और यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कि ऊंचाई पर क्या मैं लिखा हूं कि ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में क्या होता है, आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में शोषण भी आप सबको पता है ये तीव्र हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यह स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सारे जो मैं लिया हूं एनसीईआरटी बुक से उठाया हूं। ठीक है ना, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति क्या होता है, अच्छा बीबीए पॉइंट कर लीजिए, ये भी है, ये एनसीईआरटी का जो बॉक्स वाला पॉइंट है वहां से मैं उठाया हुआ ना, इंपॉर्टेंट है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाते हैं, फिर कमी आ जाने से क्या होगा, तो ये श्वास मतलब कि श्वास की गति क्या होगा, ये बढ़ जाता है। बीबीए कर लीजिए, जाहिर सी बात है, सांद्रता में कमी आएगा तो श्वास, जाहिर सी बात है क्या होगा, बढ़ जाएगा, सांस फूलने लगेगा तो बढ़ेगा। तो ये कुछ बेसिक सा बात था, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। इनकेस अगर कुछ रह गया है आपके मन में क्वेश्चन, मुझे पता है कि आपको ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्रेब्स चक्र के बारे में बताया नहीं, जो सेल में शोषण होगा, कोशिका में से शोषण होगा, तो मैं सेल पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बता दूंगा वहीं पे। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या किए, जो शोषण प्रक्रिया, अच्छा शोषण से क्या हमें मिलता है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, और ये कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है मैं आपको सारे तरीके भी बता दिया हूँ। और यहाँ पे अब सेल में जो है शोषण होगा, जो क्रेब जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जब मैं आपको सेल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको सेल नहीं पढ़ाया था, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि डाउट आ जाए मन में, या फिर कुछ चीज समझ में ना आए। इसके बाद भी अभी भी आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ में जो लोग यहाँ पे पेड ग्रुप में है तो भाई आप व्हाट्सअप करके बताइएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, समझा दीजिए, समझा दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं तो भाई आपके दिमाग में एक ही चीज़ ये क्लिक होना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई शोषण के जो अंग है ये कौन कौन सा अंग है, कहाँ से होता है, और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, शोषण के अंतर्गत जो है ये अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो दोनों में हेमोग्लोबिन की बात की जाए तो वैसे किसके तरफ जो है सबसे ज़्यादा ये आकर्षित होता है, यह भी बता दिया हूँ। उसके बाद यह भी बता दिया हूँ कि शोषण का जो है अंतिम जो छोर है, मतलब कि जो एक्सचेंज का काम जो करता है ना हमारे लंग्स में, फेफड़ा में, वो कौन करता है, तो आप कहेंगे एल्वियोली। मैं सब कुछ बताया हूँ, इसलिए आपको वीडियो को दोबारा देखना है और पीडीएफ को पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ में मैं सारे चीज लिख भी दिया हूँ, जो चीज मैं समझाया हूँ वही चीज मैं पीडीएफ में लिख दिया हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और जो भी डाउट आता है, अच्छा ये मैं बायोलॉजी का क्लास जो है ना सप्ताह में अभी 3 ही क्लास दूंगा, है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ, और क्योंकि मैं एक क्लास में तो एक टॉपिक कवर करवा देता हूँ यार, तो आप लोग समझदार है, समझ ही रहे ना, तो आप लोग इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, पीडीएफ देता हूँ उसे पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। अगर आप इसके अलावा कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बताया हूँ आप उससे जरूर ध्यान में रखिएगा, वो बुक भी पढ़िएगा तो वहां पे भी यही चीज लिखा हुआ रहेगा।
और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो यहाँ पे आपको एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई जैसे कीड़ा मकोड़ा हुआ तो ये कैसे शोषण करते हैं, केचुआ कैसे शोषण करते हैं, मेढक कैसे शोषण करते हैं, सांप कैसे शोषण करते हैं। मनुष्य तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये 4 चैम्बर का भी होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो ये जो है कैसे शोषण करेगा, तो आप कहेंगे यह लंग से करता है। मैंने मेढक के बारे में बता ही दिया हूँ। तो बाकी चीज जो रह गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।